हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के बारे में, राइट। अभी काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे, अब काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे आप। तो आई एक्सपेक्ट कि चीज़ें अब आपको समझ आने लगी भी होंगी, है ना। जितना रिवाइज करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम बात करें नए टॉपिक की। बेसिकली नए टॉपिक क्यों बात कर रहे हैं, हमने पहले क्या बात की, हमने एग्जीक्यूटिव की बात की है ना। एग्जीक्यूटिव की हमने बात की है, लेजिस्लेचर की। ये आपको पता है दो पिलर हैं, और तीसरा क्या है, जुडिशरी। तो इसलिए जुडिशरी की बात करनी अब जरूरी है। एग्जीक्यूटिव में आपको याद होगा, अब हमने प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारी बात की थी, वाइस प्रेसिडेंट की बात की थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की बात की, चीफ मिनिस्टर की बात की है। लेजिस्लेचर में हमने सारी बात की है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की बात की, चाहे वो स्टेट है चाहे सेंटर का है। उस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। फिर जुडिशरी भी उस तरह से बात करेंगे। जुडिशरी सेंटर और स्टेट नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे। जुडिशरी सेंटर और स्टेट की नहीं होती, जुडिशरी तो एक है सारी। उसमें हायरार्की हो सकती है, लाइक सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उसकी हो सकती है, बाकी किसी की हायरार्की, डिवीजन ऑफ पावर हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि सेंट्रल स्टेट की अलग अलग होगी, राइट। राइट, तो इसमें अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हायरार्की है उस हिसाब से देख लेते हैं है कि हमारे यहाँ वी हैव सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो सेंटर का नहीं है, वो इंडिया का है। जो कंफ्यूजन ना हो कि एक सेंटर गवर्नमेंट थी, एक स्टेट गवर्नमेंट थी, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, कुछ ऐसे लेवल देखे, सेंटर है ना, यूनियन, स्टेट और ऐसे डिवीजन है। बट जो जुडिशरी है, वो ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सेंटर के लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स के लिए भी है, हाई कोर्ट स्टेट्स में होते हैं। तो 2 मिनट के लिए आप कह लीजिए कि सेंटर का स्टेट का, बट ये कंफ्यूजन हो जाएगी। ये क्या है कि जो हाई कोर्ट का अपील है, या हाई कोर्ट से जो हाईएस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, और जो हाई कोर्ट्स हैं वो स्टेट पर होते हैं, ऐसा समझ लीजिए बस। बाकी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट से नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये हायरार्की ऐसे चलती है कि अगर ट्रायल शुरू होता है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में अपील जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दूसरी अपील जा सकती है, फिर हाई कोर्ट में, और लास्ट अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो ऐसे हायरार्की है। बट दिस इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। यहाँ पे आप ऐसे नहीं, जैसे हमने पहले बात की गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में क्या बात की थी, लोकसभा और विधानसभा, है ना। लोकसभा कहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सारे काम किसके करेगी, सेंटर के। और जो विधानसभा है वो किसके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, उसका कोई लिंक नहीं है सेंटर से। तो यहाँ पे डिफरेंस है, डिवीजन ऑफ पावर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यूनिफाइड सिस्टम है। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक यूनिटरी कंट्री, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, है ना। सिंगल एक कंट्री रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिया को मत कहते हैं, इंडिया एक फेडरल है। फेडरल क्या होता है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट अलग अलग हो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यहाँ पे है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, जुडिशरी से तो लगता है कि अलग अलग नहीं है, एक ही है, इंडिया वन है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हमारे को आधा जुडी फेडरल, क्वाजी फेडरल, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, ऐसा कहा जाता है। तो इन्हीं की बात करेंगे। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही मेंशन है। इसकी बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले, एग्जाम में चीजें नहीं आती, सो नी नॉट ए स्टडी, राइट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट ओनली। सो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है, यस, उसमें तो दिया हुआ आर्टिकल 124। ये क्या कहता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को। अभी एक चीज ध्यान दीजिए, हम जब भी बात करते हैं कोई भी पावर है, किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, जुरिडिक्शन किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को मीन्स उसकी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए, उसकी पावर, उसकी जुरिडिक्शन के लिए कौन बना सकता है, इट इज ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसके अंदर होता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस की। पहले कम हुआ करते, आजकल 31 हैं, अब मुझे लगता है एक आदर बढ़ गया होगा। अब बात आती है कि ये आते कहाँ से, ये अपॉइंट होते हैं जी, ये इलेक्ट नहीं होते, सभी को पता है। अब अपॉइंट कैसे, इलेक्शन या एग्जाम नहीं है इनका। तो सिंपल से याद रखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन करता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति करेगा। और किसके कंसल्टेशन से, किसकी एडवाइस से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस से, राइट। और चीफ जस्टिस को अगर अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट करेगा, बट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं
उनकी कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। तो ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए अच्छे से, सिंपल से याद रखिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है। अगर जब उसको जजेस को अपॉइंट करेगा वो तो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेगा, और जब चीफ जस्टिस को ही कंसल्ट करना है तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस से वो कंसल्ट करेगा। बट इसमें कहते हैं केस हुआ था जिसमें 9 जज बेंच बैठी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है कैसे होनी चाहिए। उसके लिए एक बनाया गया सिस्टम जिसको कहते हैं कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम बनाया गया। कोलिजियम में कौन होगा? कोलिजियम में चीफ जस्टिस होगा, और डिपेंड करता है किसकी अपॉइंटमेंट है तो उतने ही जजेस हो सकते हैं वहां पे। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, बट इन कंसल्टेशन विद द कोलिजियम। वहां पे हम कह रहे थे चीफ जस्टिस। सिंपल सा अगर लेमन की भाषा में समझे, अकेला चीफ जस्टिस नहीं है जिससे कंसल्ट किया जाएगा, उसके साथ 4 और जजेस होंगे जिनसे कंसल्ट किया जाएगा, तो उस ग्रुप को हम कोलिजियम कह देते हैं। सो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, बट किसके साथ कंसल्ट करके, किसके सलाह मशवरा करके? कोलिजियम के साथ, जिसमें 4 जजेस होंगे। बट ये कि अगर 2 जज जो हैं वो एडवाइस अलग दें, ठीक है, कि नहीं है वो रिकमेंड नहीं करना चाहे जज का नाम, तो जो उसकी रिकमेंडेशन है वो सरकार को नहीं भेजी जाएगी जजेस की। उसके बाद अगर हाई कोर्ट की बात करनी है तो हाई कोर्ट में भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, याद रखिएगा। हाई कोर्ट के जज को गवर्नर नहीं अपॉइंट करता है। अब ये और कैसे याद रख सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं इस चीज को? क्योंकि जब हम बात कर रहे थे स्टेट की तो हम सारा कुछ गवर्नर के थ्रू कर रहे थे, कि एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। तो सारा कुछ कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है। ये हम बात कर रहे थे, राइट। बट इस केस में हम क्या बात कर रहे हैं? इस केस में हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ही करेगा और कोई नहीं कर रहा है ना। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, चाहे वो हाई कोर्ट का जज है, कौन अपॉइंट कर रहा है? ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे कि सेंटर में कंसल्ट कर रहा है कोलिजियम, 4 जजेस और चीफ जस्टिस यहाँ पे कर रहा है। जो कोलिजियम होगा उसमें होंगे चीफ जस्टिस और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। बस यहाँ रख लीजिए, CJI +4 है और यहाँ पे CJ+2 है। इनके साथ कंसल्ट किया जाएगा और इसको क्या कहा गया है? इनको कोलिजियम कहा गया है, ठीक है। उसके अलावा कि अगर वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करे तो वहां का जो लोकल, यानी कि उस स्टेट का चीफ जस्टिस होगा, तो उससे भी कंसल्ट किया जा सकता है, राइट। फिर जो ये प्रोसेस है इसमें जजेस प्लूरैलिटी में होने चाहिए, राइट। ये नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ने कह दिया तो हो जाएगा, उसको कोलिजियम कहेंगे, नो, ऐसा नहीं है। और अगर किसी जज का नाम रिकमेंड नहीं किया जा रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सीनियर है, एक्सपीरियंस है उसका, तो ये उनको राइटिंग में, रिकॉर्ड इन राइटिंग करना पड़ेगा कि उसका नाम वो क्यों नहीं भेज रहे हैं, राइट। फिर वो तो है अपॉइंटमेंट का। फिर अगर ट्रांसफर के लिए, तो उसके लिए भी इस केस में मेंशन किया गया था कि अगर जजेस की ट्रांसफर करनी है हाई कोर्ट से तो क्या होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कोलिजियम से कंसल्ट करेगा, किसके? सुप्रीम कोर्ट के, है ना। और जो 2 चीफ जस्टिस होंगे जहां से जाना है और जहां पे जाना है, तो दोनों के जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे कंसल्ट किया जाएगा, और जो इनकी ट्रांसफर उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर दोनों की बात हमने कर ली। फिर आती है ना पारी, क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है? कि अगर जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का, सिंपल है, याद रख लीजिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ जज, या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो 5 साल वो जज रहा हो हाई कोर्ट का, या 10 साल वो एडवोकेट रहा हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हाई कोर्ट का। ये कंडीशन है, इन दोनों में से कोई एक पूरी हो जाए, या ये पूरी हो जाए या दूसरी पूरी हो जाए, चलेगा। उसके अलावा ये भी है, ये और लिख लीजिए यहाँ पे, और है कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कि वो एक ऐसा पर्सन है, उसको नॉलेज है स्पेशल लॉ की, तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है चाहे उसने लॉ की हो या ना हो। टेन्योर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते थे, कि यहाँ पे जो टर्म है या टेन्योर है वो नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट एज होती है। इसका मतलब अगर कोई जज अपॉइंट हो गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 5 साल 6 साल के लिए नहीं होगा,
वो कब तक होगा, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। तो बस ये रिटायरमेंट एज याद रखनी है। तो सिंपल है। और एक चीज और है कि मिनिमम एज नहीं है जज बनने के लिए। कोई मिनिमम एज फिक्स नहीं है, कोई ऑफिस की एज फिक्स नहीं है, ऑफिस का पीरियड फिक्स नहीं है। तो क्या हो सकता है, अगर कोई 65 ईयर की सुप्रीम कोर्ट का जज की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, तो अगर वो रिटायर हो जाए तभी वो हट सकता है, अदरवाइज नहीं। या फिर उसके अलावा एक और तरीका कि वो खुद रिजाइन कर दे। कैसे, किसको रिजाइन देगा वो, अपना एड्रेसिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या तीसरा क्या हो सकता है, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, उसको हटाया जा सकता है। यस, यहाँ पे हम रिमूवल की बात करें, इम्पीचमेंट बात नहीं करें। जज को रिमूव किया जा सकता है। तो रिमूव किस आधार पर किया जाएगा, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल? दो हैं। अगर ये लगता है कि जज ने मिसबिहेवियर किया, हर वो प्रूव हो जाए। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर की डेफिनेशन बहुत अलग है ना, तो वो कहीं नहीं दी गई है। या इनकैपेसिटी, और इनकैपेसिटी का मतलब वो इनकेपेबल है, चाहे वो फिजिकली इनकेपेबल हो, फिजिकली और मेंटली, दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर वो कैपेबल ना हो, कि वो काम करने में समर्थ नहीं है। अब उससे काम नहीं होता, वो कमजोर हो चुका है, दिमाग उसका कुछ भी हो चुका है, इनसेन हो गया है। तो ये दो ग्राउंड है, उसको हटाया जा सकता है। हटाने का तरीका क्या होगा, सिंपल है ना, कि जैसे राष्ट्रपति को बड़ी मुश्किल से हटाया जाता है, उसी तरह से बहुत सिंपल है, इसको बहुत मुश्किल से हटाया जा सकता है। यहाँ पे कंडीशन है कि सबसे पहले जब इसका ये बिल पास करना है, मोशन लाना है बेसिकली, बिना बिल के तो ये कोई पास नहीं होता, कोई काम नहीं होता लोकसभा में। यानी कि उस रेजोल्यूशन पे साइन करेंगे। तो अगर वो लोकसभा स्टार्ट करेगी तो कम से कम वहां के 100 मेंबर साइन करें उस रेजोल्यूशन को कि यस, हम चाहते हैं कि इसको हटाया जाए। उस मोशन को एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट को और उसको साइन करेंगे। अगर राज्यसभा शुरू करिए तो वहाँ 50 मेंबर करीब राज्यसभा के वो उसको लिखेंगे, लिखेंगे और किसको देंगे, जो स्पीकर होगा उसको डिलीवर करेंगे करेंगे। फिर ये जो मोशन है जो ये यहाँ पे पास किया जाना है, इसको एक कमेटी बना के इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जिसमें दो जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे और एक स्पेशल पर्सन होगा जिसकी स्पेशल नॉलेज एक्सपीरियंस होगा। अगर वो कमेटी ये कहती है कि यस, जज इज गिल्टी ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर या ही इज नॉट कैपेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क असाइन टू हिम, देन मोशन को कंसिडर किया जाएगा, उस रेजोल्यूशन को कंसिडर किया जाएगा। और अगर वो फिर पास कर दिया हाउस ने, कैसे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ये ध्यान रखिएगा। तो जब उसको पास कर दिया जाएगा तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर कर देगा उसको रिमूव करने का। ऐसा हुआ है ना। ओथ, शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को जो शपथ है, ओथ है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाता है, ये आपको पता ही होगा। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है संविधान में। देखो ये क्या है, एक फेडरल कोर्ट है ना, सेंट्रल स्टेट का एक कोर्ट है ना, सेंटर पे है, तो कोर्ट ऑफ अपील है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है, ये देखभाल यही करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि उसके तहत ही सारा कुछ हो रहा है, कोई गलत तो नहीं हो रहा। और जो भी ये लॉ डिक्लेयर करेगा वो जितने भी कोर्ट्स हैं उस पर बाइंडिंग होंगे ही होंगे। तो अगर हम बात करें एज फेडरल कोर्ट, तो एज फेडरल कोर्ट क्या है, जो पावर है डिवाइड की हुई है, नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे संविधान में ऐसे, इसीलिए जो आर्टिकल 131 है वो क्या देता है, वो सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल और एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन देता है कि हाई, सॉरी, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो बीच के डिस्प्यूट है उनको सॉल्व किया जा सके। एज अ कोर्ट ऑफ अपील है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हाई कोर्ट से अपील आएंगी, कि अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन सिविल मैटर विल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट ओनली। कंडीशन है यहाँ पे कि जो अपील है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर कंडीशन क्या, ओनली इफ हाई कोर्ट सर्टिफाई अंडर आर्टिकल 134A, कि अगर हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा कि यस, कि जो केस है इसमें एक ऐसा मैटर है जिसमें जो लॉ का ऐसा पॉइंट है जिसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकता है, इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास खुद के डिस्क्रिप्शन है, आर्टिकल 136, जिसमें आपने सुना होगा एसएलपी जो फाइल की जाती है, कि किसी भी पटिशनर को जिसके पास कुछ नहीं है वो इसके पास आ सकता है, उसको अलाउ कर सकता है अंडर एसएलपी, स्पेशल लीव है, स्पेशल परमिशन है जो ये देगा। एज अ गार्डियन क्या है कि
वो ये देखता है कि जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, एफआरस हैं, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, आपके संवैधानिक अधिकार हैं, वो लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, है ना। फिर जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी देखेगा, वो स्पेसिफिक प्रोविजंस जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, जो किसी भी चीज पे पर्टिकुलर लिमिटेशंस लगा रही हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो ये ध्यान रखेगा। जैसे मान लीजिए कोई लॉ बनाया जा रहा है, तो वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है, अगर करता है तो उसको स्ट्रक डाउन ये कर देगा। राइट। अब जुरिस्डिक्शन है क्या? सबसे पहली जुरिस्डिक्शन इसकी ओरिजिनल। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब ओरिजिन होना, कि कौन सी चीज यहाँ पे ओरिजिनेट हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, यानी कि कौन से केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो सकते हैं। नंबर वन, कि अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट के बीच में है, जैसे सेंटर का स्टेट के साथ, एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ, सेंटर का यूटी के साथ, एक यूटी का दूसरी स्टेट के साथ, तो कितने भी जो स्टेट के साथ झगड़े हैं, यानी कि जहां पे स्टेट वर्सेस स्टेट है, तो वो सारे झगड़े सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होंगे। हाई कोर्ट की कैपेसिटी नहीं है वहां पे, कह सकते हैं कि यार सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा दूसरा क्या है, आपको अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्स करवाने हैं अगर, तो उसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज हर चीज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है जी। एक ये क्या है एक्सेप्शन, कि वो चीजें जो सरकार की हैं, पर वो चीजें सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट नहीं किए जा सकते। वो केस कौन कौन से हैं? जैसे पानी को लेकर जो डिस्प्यूट है, नदियों के डिस्प्यूट हैं, सतलुज यमुना लिंक कैनल का डिस्प्यूट है, किसी और गंगा का डिस्प्यूट है, चाहे गोदावरी का डिस्प्यूट है, कृष्णा का डिस्प्यूट है, तो ये किसी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या होगा, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा जो एक्सपर्ट होंगे, या वो जो इसको फाइनेंस कमीशन मैटर दे दे। राइट। और अगर सेंटर और स्टेट के बीच में एक्सपेंडिचर जो है उसको रीएडजस्टमेंट करना है, यानी कि फाइनेंस कमीशन ने अगर कुछ बताया, तो वो भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा। दूसरी चीज है अपील। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की अपील किस चीज में हो सकती है? देखिए, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो वहां पे जो अपील है किसी भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर के खिलाफ डाली जा सकती है। कब? इफ द हाई कोर्ट गिव्स अ सर्टिफिकेट कि इस मैटर में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा। राइट। तो उसमें देखना क्या है कि जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ सिविल मैटर क्या होगा, इट इज अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और वहां पे हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा, और उसमें ऐसा चीज होनी चाहिए जिसको, यानी कि लीगल पॉइंट होना चाहिए जिसको डिसाइड सुप्रीम कोर्ट करे। और हाई कोर्ट की ओपिनियन में, उसकी सलाह में क्या होना चाहिए, कि जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाना होना चाहिए, कि उसको लगता हो कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा किसी भी चीज की जो या जजमेंट की जो अपील है वो यहाँ पे नहीं लाई करती। फिर अपील जो क्रिमिनल मैटर में, यहाँ पे है कि जहाँ क्रिमिनल मैटर है, तो वो कंडीशन है कि विद सर्टिफिकेट, वहां पे आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, और कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देखिए, सर्टिफिकेट कहाँ चाहिए, कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हैं कि यस केस इज फिट फॉर अपील, सुप्रीम कोर्ट को, सॉरी, हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सर्टिफिकेट इशू कर दे। पर वो चीजें जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो ये है कि जहाँ पे किसी को 10 साल की सजा दे दी गई है ना, या उसका जो सेंटेंस था, जो सजा थी, वो पहले बरी कर दिया, फिर उसको बुला लिया भाई और उसको सजा दे 10 साल की, तो वहां पे उसको वेट नहीं करना हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट का, क्या करेगा वो सीधा सीधा अपील फाइल करेगा। जहां पे हाई कोर्ट क्या करे, ट्रायल कोर्ट से केस को निकाल ले और अपने पास ट्रांसफर कर ले और सीधा उसको पनिशमेंट दे दे, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट बिना सर्टिफिकेट के जाया जा सकता है। अदरवाइज आपको बिना सर्टिफिकेट के जाना अलाउड नहीं है सुप्रीम कोर्ट। राइट। चलिए, उसके बाद क्या आता है, SLP, जिसको कहते हैं स्पेशल लीव पिटीशन। व्हाट इज स्पेशल लीव पिटीशन, एनीबडी? आर्टिकल 136 जो हमने पहले ही बात की है, सिंपल सा है, कि यहाँ पे
कि कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, या डिस्क्रिशन कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन दी गई है कि किसी भी पर्सन को क्या, कि वो फाइल यहाँ पिटिशन या कोई पिटिशन वो फाइल कर सके। यहाँ पे चाहे कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, किसी भी ऑर्डर आया चाहे वो ट्राइब्यूनल का आया है, तो उसके खिलाफ एसएलपी फाइल हो सकती है, चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल हो, तो दोनों में एसएलपी फाइल हो सकती है, ये याद रखना है। स्पेशल लीव है। और लेमन की भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जो हम बात करें अपील, अपील में क्या होता है, सर्टिफिकेट इशू होता है, जहाँ पे कुछ भी नहीं बचा उसके पास तो एसएलपी फाइल हो जाएगी, कि उसको सर्टिफिकेट भी नहीं हो रहा, नेचुरल जस्टिस नहीं मिल रहा उसको, तब एसएलपी हो जाएगी। क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है, कि किसी ने रिव्यू पिटिशन डाली कोर्ट में और वो डिसमिस हो गई, है ना, पर ये दिख रहा है कि उसके साथ जो जस्टिस है वो नहीं हुई है, नेचुरल जस्टिस जो उसको नहीं मिली है, तब वो पर्सन क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 अगर आपको याद होगा, हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने रिट्स पढ़ी थी। रिट्स हैं कौन कौन सी हैं आपको पता होंगी, इसमें थे हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोरेरी एंड कोवरेंटो। तीसरी जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो है रिव्यू जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 137 में है। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के ऑर्डर्स को, डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू करने के बाद उसको बदल भी सकता है। और ऐसा जो केस मेंशन किया हुआ है रूपा अशोक खुर्रा वर्सेस अशोक खुर्रा, सुप्रीम कोर्ट का 2002 का है, उसमें ऐसा हुआ था कि उसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा, अपना क्रिटिसिज्म पढ़ा और केस को दोबारा से रिव्यू किया और जजमेंट बदल दी, ऐसा होता है। चौथी जो है वो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है किसको, प्रेसिडेंट को, अगर वो इसके पास कुछ चीजें भेजता है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो इसको रेफर किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। पर यहाँ पे कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है देने के लिए, वो कुछ भी कह के टाल सकता है, राइट। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जैसा सुप्रीम कोर्ट है बिल्कुल वैसा ही है, बहुत थोड़ी चीजें फर्क है, वो हम देख लेते हैं क्या है। इसके लिए जो आर्टिकल है वो 214 जिसमें लिखा कि देयर शैल बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, ठीक है। और आर्टिकल 231 ये याद नहीं रहता तो कोई चक्कर नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि पार्लियामेंट जो है एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है दो स्टेट्स के लिए, जैसे पंजाब और हरियाणा के लिए और इवन चंडीगढ़ यूटी के लिए भी क्या है, कितने हाई कोर्ट हैं, एक ही है ना। तो ये आर्टिकल 231 की पावर का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने किया है। यहाँ पे कौन होगा, चीफ जस्टिस होगा, और दूसरे जजेस होंगे, कितने, ये डिपेंड करता है हर हाई कोर्ट का वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और ये चेंज होता रहता है। उसके लिए हमें एडिशनल जज जो हैं उनको लगाया जा सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, टेम्परेरी पीरियड मतलब मैक्सिमम 2 साल के लिए। और एक एक्टिंग जज है, जब परमानेंट जज एब्सेंट हो तो किसी को जज का चार्ज दिया जा सकता है। और एक्टिंग जज जो है वो कब तक ऑफिस में रहेगा, जब तक परमानेंट जज जो है वापस नहीं आया था दफ्तर ज्वाइन करने के लिए, कि मान लीजिए वो 15-20 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया, महीने के लिए छुट्टी पे चला गया, तो इतने किसी को चार्ज दे दिया जाएगा एज अ एक्टिंग जज का। एडिशनल क्या है, वो तो टेम्परेरी, जब आपको लगता है काम बहुत पेंडिंग है तो अब टेम्परेरी पोस्ट क्रिएट कर लेते हो, उसके लिए है। इनकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल वैसी ही है जो अपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ ली, कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन पहले किया जाता है, बट 9 जज बेंच केस हुआ, तो अब क्या है कि करेगा तो प्रेसिडेंट किसका कंसल्ट करके, कोलिजियम के साथ कंसल्ट करके करेगा। और कोलिजियम में कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जज, ऐसी हमने बात की थी, ये होगा जी। कितने साल के लिए ऑफिस में रहेंगे, टर्म मिनिमम एज तो नहीं है, मैक्सिमम है, वहां पे 65 थी सुप्रीम कोर्ट में, याद रखिए। जो रिटायरमेंट एज है वो 65 है, और हाई कोर्ट में कितनी है, 62 है। यानी कि अगर कोई 61 के बाद 62 का होने वाला है और तब उसकी प्रमोशन होगी, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो क्या होगा, अब उसकी रिटायरमेंट नहीं होगी, वो 3 साल उसको और मिल गए, यहाँ पे उसने 62 में रिटायर हो जाना था। तो या तो उसकी रिटायरमेंट एज कंप्लीट हो तब वो ऑफिस से हटेगा, उससे पहले नहीं हट सकता, या वो खुद रिजाइन कर दे, या उसको हटा दिया जाए। कैसे, नहीं नॉटोराइज जैसे इम्पीचमेंट है ना, अगर वो मिसबिहेवियर उसके ऊपर चार्ज लगे या इनकैपेसिटी का चार्ज लगे तब हो सकता है।
और रिमूवल वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट की जज की है। इसका मतलब इनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। उससे एक बेनिफिट और है कि अब इनको आजादी मिल जाती है, जब इनको पता है कि कोई भी इनको हटा नहीं सकता, तो ये आराम से इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे ना भाई। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो कंपेयर कर लीजिएगा, मैं कर दूंगा। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके अलावा 10 साल वो जज रहा हो, या 10 साल वो एडवोकेट रहा हो। वहां पे क्या था, 5 साल जज रहा हो हाई कोर्ट में, पर यहाँ पे है 10 साल जज होना चाहिए। कहाँ पे, कहीं भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी चलेगा, ठीक है चलेगा। या फिर उसमें था सुप्रीम कोर्ट की 10 साल उसने प्रैक्टिस की हो एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट। यहाँ पे क्या है, 10 साल होना चाहिए, क्या है ना, हाई कोर्ट का एडवोकेट। तो ये सेम है दोनों में। इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस कि वो क्या चीज है जिनसे लगता है आपको पता कि जो जजेस है वो इंडिपेंडेंट है अपनी फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए। सिंपल सा है, देख लीजिए। पहले तो अभी हमने पढ़ा कि उनको रिमूव करना आसान नहीं है। कैसे रिमूव होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तो जब उनको पता कोई उनको हटा नहीं सकता बिना स्पेशल मेजोरिटी के, तो वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। तो एक तो ये आर्टिकल हो गया कि रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट है इनका, तो रिमूवल से पता लगता है कि जो जजेस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। दूसरा, जो इनके एक्सपेंडिचर हैं, जो इनके ऑफिस के एक्सपेंडिचर सुप्रीम कोर्ट के, वो चार्ज हैं खजाने पे। चार्ज का मतलब उनको कहते हैं नॉन वोटेबल। मैं बता देता हूँ, देसी भाषा में बताऊंगा बिल्कुल। नॉन वोटेबल मतलब जिस पे कोई डिस्कशन या बहस नहीं होगी, जिसको कम नहीं करेंगे आप। कि जैसे होता है ना कि बजट पेश होना है, तो बजट में क्या करते हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, तो कुछ तो सिंपल पास कर दिया। जैसे सैलरी, अब सैलरी में क्या बहस करोगे, इसको कम करना है ज्यादा करना है, तो ये पास हो जाता है। दूसरा वो है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए जो खर्चा है उसमें क्या करेंगे, जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए डिस्कशन होगी, बहस होगी सदन में। तो वो क्यों होगी, कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, खर्चा ज्यादा तो नहीं है। तो ये जो है, और ये वाले खर्चे उसमें फर्क है। ये है चार्ज, ये चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब इसके लिए कोई डिस्कशन नहीं है, सिंपल ये बिल सीधा पास हो जाएगा बिना बात मतलब के या बिना बोले, और इसको अलाउ कर दिया गया। सैलरी है तो जो खर्चा है वो रुकेगा नहीं कभी। चार्ज जो होगा इसका मतलब वो रेगुलर आता रहेगा। फिर जो इसकी इनकी सैलरीज हैं वो चेंज नहीं की जाएंगी जब तक ये ऑफिस में जो फिक्स कर दी, फिर आप रिड्यूस नहीं करेंगे। इमरजेंसी लगे तो अलग चीज है फिनांस की, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जब ये रिटायर हो जाएंगे, वो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, उसके अलावा कहीं और नहीं कर सकते। फिर आता है मुद्दा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट पे कंट्रोल करती है। हाँ करती है, कैसे, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है तो कंट्रोल हो जाता है। उनके ट्रांसफर तो, है ना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर अगर कोई डिस्प्यूट है उनकी एज को लेके, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और कोई एक हाई कोर्ट है अगर दो स्टेट का, एक ही है उसको, या नहीं है तो उनको कॉमन बनाना है, तो ये भी कौन है पावरफुल इसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो इस तरह से ये कंट्रोल भी करते हैं। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, तो जुरिस्डिक्शन का थोड़ा सा फर्क तो है। सिविल केस में जो है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो फैसले होंगे, तो उनकी अपील यहाँ पे आएगी, राइट। और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में है उनकी वैल्यू हायर है, वो यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा सेकंड अपील आ सकती है, जिसको कहते हैं रिवाइज सेकंड अपील, वो यहाँ पे आती है। कहाँ से आती है, लोअर कोर्ट से आती है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ये डिस्ट्रिक्ट की जो फर्स्ट अपील है ना, और ये हो जाएगी सेकंड अपील। तो ऐसा भी चलता है। पर किस पे आएगा, उसमें ये है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ या प्रोसीजर होना चाहिए, उस पे ही आएगी। क्रिमिनल केस में यस, अगर 7 साल की सजा किसी को दी है, किसने, सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने, तब वो आएगा। और अगर असिस्टेंट सेशन जज है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, या कोई और है, तो तब आएगा। अगर छोटा केस भी गया तो उसके खिलाफ यहाँ पे अपील आ सकती है। फिर आता है कि जो हाई कोर्ट की क्या पावर है, हाई कोर्ट की पावर फॉर द सुप्रिटेंडेंस। हाई कोर्ट की जो पावर है वो सभी कोर्ट को कंट्रोल करने की, उनको सुप्रिटेंडेंस उनका करने की है।
राइट। ठीक है, चाहे वो ट्राइब्यूनल भी हैं तो वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब हाई कोर्ट जो है स्टेट के जितने कोर्ट्स होंगे, जितने ट्राइब्यूनल्स होंगे, उनको कंट्रोल, उनके ऊपर सुपरिटेंडेंस, उनके ऊपर नजर रखेगा। यानी कि इसकी जुरिस्डिक्शन में वो सारे आते हैं। सिर्फ कौन सा नहीं आता याद रख लीजिए, जो मिलिट्री के ट्राइब्यूनल है, मिलिट्री कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं, वो नहीं आते। यानी कि हाई कोर्ट सिर्फ उसको छोड़ के उस स्टेट के, जैसे पंजाब हरियाणा, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा में जितने भी कोर्ट है सबको कंट्रोल करता होगा। ट्राइब्यूनल के ऊपर है, यस हो सकता है कब, अगर उनका किसी भी पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज ऑफ वेरी हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है। और या कह लीजिए कि जैसे किसी के लिए जो सर्सरी रिट है वो अवेलेबल नहीं है, पर लगता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है और जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को फिर क्वैश कर सकता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है एसएलपी दे सकता है, और हाई कोर्ट क्या इशू कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। अब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल के लिए करेगा, हाई कोर्ट जो है उसके अलावा भी कर सकते हैं। यस, जहां पे किसी का लीगल राइट, ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट, अब ऐसे समझ लीजिए इसको, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट इशू फंडामेंटल राइट के लिए कर सकता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए तो कर ही सकता है, प्लस जो लीगल राइट हैं किसी के भी, तो उसके लिए भी वो रिट फाइल वहां पे हो सकती है। जैसे पीआईएल हो जाती है तो वो अलाउ कर देते हैं। ठीक है। और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसके ऊपर जो कंट्रोल है इनका, वो किस मैटर में है, पहला, जब अपॉइंटमेंट की जाती है जजेस की, करता कौन है यहाँ पे, जो लोअर जजेस हैं। यहाँ पे गवर्नर लिखा ना, आप कहोगे कि प्रेसिडेंट बोला था, जो डिस्ट्रिक्ट या उससे नीचे जितने जजेस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट से सलाह ली जाती है, उसको कंसल्ट किया जाता है। फिर जब जजेस की अपॉइंटमेंट में वो पीपीएससी करेगी अपॉइंटमेंट, तब हाई कोर्ट से वो कंसल्ट करेगी करेगी। उसके अलावा ट्रांसफर होगी, सस्पेंशन है, उनको पनिश करना है, रिटायरमेंट है, कुछ भी है, तो वो इसी में कवर होता है। वो क्या होता है, हाई कोर्ट ही कंट्रोल करता है उसमें। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बात करते हैं। दिस इज अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। उसके अलावा ये है ट्राइब्यूनल। ये बेसिकली है क्या चीज, अगर मैं बताऊं, हाई कोर्ट में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, आपको पता है बढ़ती जा रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हाई कोर्ट को नहीं पता होती, या कह लीजिए यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज हैं, हाई कोर्ट के जजेस को उतना नहीं पता, उनको वो सारा लॉ पढ़ना पड़ेगा बैठ के। जैसे आप मान लीजिए जीएसटी है, इनकम टैक्स को लेके कोई इशू है, किसी का केस है। अब जीएसटी का जो लॉ है वो अलग है। अब जीएसटी का लॉ किसको पता होगा, कमिश्नर को पता होगा, जजेस को क्या पता। तो स्पेशल कुछ कोर्ट्स बनाने की बात की गई थी कि कुछ ऐसा फास्ट ट्रैक होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए जहां पे, जिसको कहते हैं ना, स्पीडी जस्टिस मिले। अभी क्या होता है, अभी हम सुनते हैं जज में, कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख, है ना, कि जो तारीख पे तारीख है, वो वाला कॉन्सेप्ट कैसे खत्म होगा, कि आपको जज बढ़ाने पड़ेंगे, पर मैटर ऐसा कि जज नहीं समझ सकता उसको। तो क्या किया गया, स्पेशल बॉडीज बनाई गई जिनको कहा जाता है ट्राइब्यूनल। और ये किस चीज के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। यानी कि ये क्या है, कि वो लोग जिनको प्रॉब्लम है अपने सर्विस में, उनको कोई दिक्कत है, प्रमोशन नहीं हो रही है, तो वो किसको अपॉइंट अप्रोच करेंगे, कोर्ट को नहीं, सीधा ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। और ये अलग अलग होते हैं। एक होता है सीएटी कैट, यानी कि सेंटर का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं। एक होता है सेट, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आते हैं। और एक होता है जॉइंट, जहाँ पे दो का इकट्ठा है, दो स्टेट का, तो वहाँ पे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होगा, जेएटी जैट, और वहाँ पे दोनों स्टेट के लोग आ सकते हैं। तो यही मैंने बताया, जो कैट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, ये स्टेट के लिए है, और ये भी स्टेट के लिए है। करते किससे हैं ये डील, ये सिर्फ सर्विस जो मैटर या सर्विस डिस्प्यूट हैं उनसे डील करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के होते हैं, राइट। अगर वहां से उनको इंसाफ नहीं मिलता फिर क्या करेंगे, फिर वो अपील डालेंगे कहाँ पे, हाई कोर्ट। तो ये तरीका है केस का। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, यस, ये आर्टिकल ऐड किया गया 323
ए कब 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी। उसके अलावा एक और ऐड किया गया 323 बी। ये क्या कहता है कि अगर आपको किसी और पर्पस के लिए ट्राइब्यूनल बनाना है तो आप बना सकते हैं। 323 में कौन सा है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एडमिन का ट्राइब्यूनल है। यहाँ पे कौन सा है, ऑल अदर, जैसे इनकम टैक्स का है, लेबर का है, मोटर एक्सीडेंट ट्राइब्यूनल बने हुए हैं कि किसी का कोई केस पड़ गया इंश्योरेंस के साथ एक्सीडेंट का, तो उसके बाद क्लेम कहाँ पे मिलेगा, मोटर इंश्योरेंस जो है ट्राइब्यूनल में मिलेगा। राइट। सो जुडिशरी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।